हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विंटॉप क्लासेस। और आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले कक्षा 10वीं का विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी भाग 1 पाठ 10वां। पाठ का नाम है अंतरिक्ष अभियान स्पेस मिशन। स्टूडेंट्स, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के ऊपर ऑलरेडी मैंने बहुत सारी वीडियोस बना के रखी हुई है। यदि आप लोग ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा हुआ है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हो। और यदि आप लोग ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो लेक्चर में बात करेंगे कि अंतरिक्ष अभियान, कि भारत का अंतरिक्ष अभियान कैसे हुआ है और सबसे पहले अंतरिक्ष अभियान कौन से देश ने शुरू किया था। तो अंतरिक्ष संबंधित सभी बातों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि अज्ञात का मानव को हमेशा से आकर्षण रहा है। मतलब जो भी अज्ञात चीज़ें हैं जिनके बारे में किसी को मालूम नहीं है, उनको खोजने का प्रयत्न हमेशा मानव करता रहा है। ठीक है ना। जैसे अंतरिक्ष और उसमें टिमटिमाने वाले तारों का प्राचीन काल से कौतूहल रहा है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। फिर अंतरिक्ष जो अलग अलग ग्रह वो कैसे दिखाई देते हैं, वो क्या होते हैं। ठीक है, अलग अलग तारे दिखाई देते हैं और साथ ही साथ ग्रह उपग्रह। और हमने देखा कि आकाश का रंग कैसा होता है, नीला होता है, और अंतरिक्ष रंग काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष और आकाश में क्या अंतर होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में मानव को हमेशा से जिज्ञासा रहा है। और इसी जिज्ञासा की वजह से मानव ने क्या किया, अंतरिक्ष अभियान करना शुरू किया कि पृथ्वी की कक्षा के बाहर जाकर अंतरिक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त करने को हम लोग बोल सकते हैं अंतरिक्ष अभियान। ये दो तरीके के लिए किया जाता है कि एक पहली चीज़ मानव के विकास के लिए, दूसरा चीज़ जो पृथ्वी के बाहर जो अंतरिक्ष उसमें कौन कौन से ग्रह और उपग्रह हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हम लोग अंतरिक्ष अभियान करते हैं। पूरे विश्व में अलग अलग संस्थानें हैं जो अंतरिक्ष अभियान करती हैं। ठीक है ना। तो अगर भारत में बात करा जाए तो भारत में इसरो नाम की संस्था है जो अंतरिक्ष अभियान के लिए कार्य करती है। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले समझते भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो। इस संस्था के बारे में समझते हैं, जो संस्था भारत की है। ठीक है, सबसे पहले इसके बारे में समझे, बाद में हम लोग पार्ट को स्टार्ट करेंगे। जैसा कि देखा जाए तो जो इसरो है इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को। कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका जो मुख्यालय है वो बेंगलुरु में है, कर्नाटक में। और इसका जो आप लोग बोल सकते हैं अंतरिक्ष बंदरगाह, वो आप लोगों को श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में मिलेगा। ठीक है ना। अब इसके जो संस्थापक हैं वो है कैलाश वीटू शिवन। ये इसके क्या है, निर्देशक हैं। ठीक है ना। और इसकी वेबसाइट है www.isro.government.in। इस वेबसाइट पर जाके आप लोग और लोग जानकारी आप लोग प्राप्त कर सकते हो। तो समझते हैं इसरो के बारे में और ज़्यादा जानकारियाँ। तो इसरो जो भारतीय अंतरिक्ष संस्थान केंद्र है, ठीक है ना, जिसका जो मुख्य कार्यालय बेंगलोर में है, और 17,000 कर्मचारी और वैज्ञानिक इसके अंदर कार्य कर रहे हैं। कितने? 17,000 कर्मचारी और वैज्ञानिक इसके अंदर कार्य कर रहे हैं, जो भारत के लिए अलग अलग समय पर अंतरिक्ष संबंधित तकनीकी उपलब्ध करवाने का काम करता है। इसका मेन काम जो होता है, इसका मुख्य जो कार्य होता है वो उपग्रहों का प्रमोशन करना। और जो परिव्यापी रॉकेट होते हैं, आप सभी को मालूम हो रॉकेट जिसको प्रक्षेपक कहा जाता है, उनको अंतरिक्ष के बाहर उपग्रहों को ले जाने के लिए उपयोग करना, भू प्रणालियों का विकास करना आदि काम जो होते हैं वो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान करता है। ठीक है ना। और अगर भारत में बात करें, भारत का जो पहला उपग्रह है जिसका नाम था आर्यभट्ट। क्या नाम था? आर्यभट्ट, जिसको 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था सोवियत संघ द्वारा। मतलब भारत के द्वारा, लेकिन सोवियत संघ का मदद लेके इसको 19 अप्रैल 1975 को इसको लॉन्च किया गया था, जिसका नाम हमारे भारत के पहले गणितज्ञ, महान गणितज्ञ आर्यभट्ट, उनके नाम के ऊपर इसका नाम रखा गया था। जो अंतरिक्ष में 5 दिन तक काम करने के बाद बंद पड़ गया था, लेकिन भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि थी क्योंकि भारत का सबसे पहला आप लोग बोल सकते हो उपग्रह है आर्यभट्ट। ठीक है ना। इसके बाद 7 जून 1969 को दूसरा उपग्रह छोड़ा गया जिसका नाम था भास्कर। क्या नाम था उसका? भास्कर। स्टूडेंट्स ये सब याद रखिएगा, आप लोग पेपर में पूछा जाता है। भास्कर, जिसका वजन जो था वो 445 किलोग्राम का वजन था, जो पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया था। फिर 1980 में ये तीसरा उपग्रह है। 1980 में रोहिणी उपग्रह, ये भारत निर्मित प्रक्षेपण यान SLV-3, मतलब भारत में तैयार किया गया था। सबसे पहला जो अंतरिक्ष उपग्रह है वह जो भारत में तैयार किया गया था उसका नाम क्या था? रोहिणी।
देखा जाए तो आर्यभट्ट जो है पहला है, लेकिन आर्यभट्ट को सोवियत संघ की मदद से तैयार किया गया था। लेकिन रोहिणी जो है वो भारत में ही तैयार किया गया था, SLV-3 बन गया, जिसे कक्षा में स्थापित किया गया। इसके बाद 2 अन्य रॉकेट स्थापित किए गए, जैसे आप लोग बोल सकते हो कि PSLV और इसके बाद PSLV और GSLV। PSLV को क्या बोल सकते हैं हम लोग, ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान और भूस्तरीय उपग्रह प्रक्षेपण यान। ये 2 यान और स्थापित किए गए। जनवरी 2014 में इसरो की सफलतापूर्वक GSAT-14 और GSAT-D5 प्रक्षेपण से भारत में बहुत ज़्यादा कीर्तिमान स्थापित किया गया। और भारत ने आज देखा जाए तो 22 अक्टूबर 2008 में चंद्रयान 1 भेजा था। उसके बाद 24 सितंबर 2014 में मंगलयान भेजा गया था। ठीक है, ये भारत की सफलतापूर्वक अंतरिक्ष अभियान आप लोग बोल सकते हो। ठीक है ना। और भविष्य में बहुत सारे ऐसे कारनामे करने का लक्ष्य है इसरो का। ठीक है ना। और इसरो को जो है शांति निरस्त्रीकरण विकास के लिए साल 2014 में इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और आज जो है इसरो भारत के लिए बहुत ज़्यादा योगदान दे रहा है। ठीक है, तो चलिए और ज़्यादा समझने का प्रयास करते हैं। ये हमारा अंतरिक्ष है, आप सभी को मालूम होना चाहिए। जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड में अंतरिक्ष एक छोटा सा हिस्सा है। ऐसी लाखों अंतरिक्ष है, जितने भी तारे आपको दिखाई देते हैं आकाश में, आसमान में, वो सबका एक अलग अलग अपना खुद का एक आप लोग बोल सकते हो सौर मंडल है। ठीक है ना। तो ये हमारा सौर मंडल, इसके अंदर सूर्य जो होता है केंद्र में पाया जाता है। इसके बाद मर्क्यूरी है, फिर वीनस है, मून है। मून जो है वो अर्थ का मतलब पृथ्वी का उपग्रह है। मार्स है, जुपिटर है, सैटर्न है, यूरेनस है, नेपच्यून है, प्लूटो। ये कुछ ग्रह और उपग्रह, उल्का पिंड भी होते हैं इसके अंदर। तो अलग अलग घटक इसके अंदर पाए जाते हैं। आप सभी को आपने सीखा होगा इस छोटी क्लासों में। अंतरिक्ष और आकाश में क्या अंतर है, समझते हैं। अंतरिक्ष और आकाश में क्या अंतर है। बहुत लोग को डाउट होता है कि जो अंतरिक्ष और आकाश एक ही है। कभी कभी वो आकाश को अंतरिक्ष बोलते हैं और अंतरिक्ष को ही आकाश बोलते हैं, लेकिन दोनों बहुत ज़्यादा अंतर है। जो हमको आसपास दिखाई देता है उससे हम लोग बोलते हैं आकाश। जो आपको ज़मीन से दिखाई दे रहा है ना, वो क्या है, आकाश है। ठीक है ना। तो संपूर्ण ब्रह्मांड के सभी घटक जिस असीमित न समाप्त होने वाले अवकाश घूमते रहते हैं। जितने भी घटक है ब्रह्मांड में, जितने भी घटक है, तारे हैं, उपग्रह है, ग्रह है, उल्का पिंड है, जितने भी हैं, वो न समाप्त होने वाले और असीमित अवकाश में क्या करते हैं, घूमते रहते हैं। उस असीमित अवकाश को हम लोग क्या बोलते हैं, अंतरिक्ष बोल सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ आकाश की, तो आकाश में जलवायु होता है, हवा है, द्रव है, ठीक है ना, गैस है। लेकिन अंतरिक्ष में ऐसा कुछ नहीं है। अंतरिक्ष पूरा क्या है, निर्वात है। ठीक है। तो अंतरिक्ष जो है कभी समाप्त नहीं होता है। और जो आपको दिखाई दे रहा है आपकी आंखों से, वो क्या है, आपका आकाश है। आकाश और अंतरिक्ष में निश्चित सीमा रेखा नहीं है। ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि हाँ आकाश यहाँ तक है और अंतरिक्ष यहाँ तक है। कोई निश्चित सीमा रेखा अभी तक नहीं बताई जा सकती है। परंतु अंतरिक्ष की तुलना में आकाश बहुत ही छोटा है। जो हमको दिखाई देता है आकाश ना, वो बहुत छोटा है। अंतरिक्ष बहुत बड़ा है, जिसके अंदर पूरा ब्रह्मांड आता है। जितने भी तारे हैं ना, उस पूरे अंतरिक्ष के अंदर आते हैं। ठीक है। उसका असीमित है, न समाप्त होने वाला अवकाश। ठीक है ना। अब अगला क्वेश्चन, सौर मंडल के विविध घटक कौन से हैं। हम लोग सौर मंडल के बारे में जानते हैं और पिछली कक्षाओं में भी आपने सीखा हुआ होगा कि अलग अलग घटक सौर मंडल में पाए जाते हैं। जैसे अगर आप लोग बात करो तो सौर मंडल में अति विशाल आकाशगंगा का छोटा सा हिस्सा है। जो आकाशगंगा है, जिसकी ब्रह्मांड बात कर रहा हूँ मैं, पूरे ब्रह्मांड, उसके अंदर हमारा क्या है, सौर मंडल छोटा सा हिस्सा है। सौर मंडल के केंद्र पर सूर्य है। जो सूर्य है वो हमारा केंद्र पर है। इसके परिध, सूर्य के चारों तरफ, मतलब सूर्य बीच में रहेगा, तो इसके चारों तरफ जो अलग अलग ग्रह है वो क्या करते हैं, परिक्रमा करते रहते हैं। बुध हो गया, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, गुरु, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, ये परिक्रमा करते रहते हैं। बुध और शुक्र को छोड़कर अन्य ग्रहों के उपग्रह हैं। तो हमारा जो सौर मंडल है उसके अंदर बुध और शुक्र, ये दोनों ग्रहों को छोड़ दिया जाए तो अन्य सभी ग्रहों के अपने खुद के उपग्रह होते हैं। उपग्रह क्या होता है स्टूडेंट्स, उपग्रह मतलब ऐसा ग्रह जो किसी ग्रह के चारों परिक्रमा करेगा। वो सूर्य के चारों परिक्रमा नहीं करेगा, वो किसी दूसरे ग्रह के चारों परिक्रमा करेगा, तो हो जाएगा उसका उपग्रह। जैसे पृथ्वी का उपग्रह कौन है, चंद्रमा है। पृथ्वी का उपग्रह कौन है, चंद्रमा है। तो चंद्रमा क्या करता है, पृथ्वी की परिक्रमा करते रहता है। तो चंद्रमा क्या हो जाएगा, पृथ्वी का उपग्रह हो जाएगा। ठीक है ना। तो हमारे सौरमंडल में बुध और शुक्र को छोड़कर सबके पास खुद के उपग्रह हैं। ठीक है। आगे मैं बताऊंगा कौन से ग्रह का कितने उपग्रह हैं। इसके अतिरिक्त सौरमंडल में उल्कापिंड, धूमकेतु और लघु ग्रह भी होते हैं। स्टूडेंट्स, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे कि आप धूमकेतु से क्या समझते हो। और धूमकेतु जो होता है वह 62 सालों में एक बार आता है। ठीक है ना।
तो आप मुझे धूमकेतु के बारे में और जानकारी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो कि इसकी पिछली वाली कक्षाओं में आपने धूमकेतु के बारे में पढ़ा होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उपग्रह से आप क्या समझते हैं? सौर मंडल के किसी ग्रह के परित ग्रह की कक्षा में परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड का अर्थ है उपग्रह। सौर मंडल में अगर किसी ग्रह के परित अगर कोई दूसरा ग्रह या कोई दूसरा आकाशीय पिंड क्या करता है? परिक्रमा करता है। जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर क्या होता है? चांद घूमता है। तो चांद क्या हो गया? पृथ्वी का उपग्रह हो गया। ठीक है ना। तो प्रत्येक ग्रह का उपग्रह होता है, ऐसा नहीं, हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते जितने भी ग्रह हैं सबका उपग्रह होता ही है। लेकिन अगर बात करें बुध और शुक्र की, तो इनको छोड़कर बाकी सबके ग्रहों के उपग्रह पाए जाते हैं। जैसे गुरु के पास 69 उपग्रह है। ठीक है ना। कई उपग्रहों के एक से ज़्यादा, जैसे पृथ्वी का सिर्फ एक ही उपग्रह चंद्रमा, लेकिन वैसे बहुत सारे ग्रह हैं जिनका उपग्रह बहुत ज़्यादा है। जैसे बात करें गुरु की तो 69 मतलब 69 उपग्रह हैं। और यहाँ पर मैंने लिख के रखा हुआ है कि मंगल के पास 2 उपग्रह है, बृहस्पति मतलब गुरु के पास 79 है। तो यहाँ पर 69 गलत है स्टूडेंट्स, 79 आएगा। शनि के पास 82 है। और अरुण, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूरेनस कहते हैं। अरुण को हम लोग क्या बोलेंगे? यूरेनस, जिसके पास 27 उपग्रह है। ठीक है ना। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं? पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह एक है और उसका नाम क्या है? चंद्रमा है। ये समझा आपको? चलिए अब आगे। उपग्रहों के द्वारा कौन कौन सी दूरबीनें पृथ्वी की परिक्रमा करती हैं, उन्हें अंतरिक्ष में रखना क्यों आवश्यक है? पृथ्वी परित अगर देखिए परिक्रमा करने वाले अलग अलग दूरबीन है। पहला दूरबीन है दृश्य प्रकाश अपवर्तक दूरबीन। ये दूरबीन रहेगा, ये लेंस का उपयोग करके बनाया जाता है। ठीक है ना। आपने प्रकाश का अपवर्तन नाम का पाठ पढ़ा होगा, उसके अंदर आपने सीखा होगा कि अपवर्तन किसे कहते हैं? लेंस का उपयोग होता है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। लेकिन जब दर्पण का उपयोग करते हैं तो प्रकाश का वहाँ पर अपवर्तन नहीं, वहाँ पर परावर्तन होता है। ठीक है। तो दृश्य प्रकाश परावर्तक दूरबीन और अपवर्तक दूरबीन। और तीसरा दूरबीन है रेडियो दूरबीन। इन सभी दूरबीनों का अलग अलग कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है। हम आने वाली वीडियोस में इन सभी दूरबीन के बारे में हम डिटेल में एकदम बताने वाला हूँ। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन क्या बोला है कि उन्हें अंतरिक्ष में रखना क्यों ज़रूरी है? तो जाहिर सी बात है कि जो भी उपग्रह होते हैं, कृत्रिम उपग्रह, यदि हम लोग उसको पृथ्वी के पृष्ठभाग पर रखें, पृथ्वी के अंदर रखें, ठीक है, तो क्योंकि पृथ्वी के अंदर क्या है? जलवायु है। और पृथ्वी की जलवायु जो होती है निरंतर बदली होती रहती है। पृथ्वी का तापमान हो गया, वायु दाब हो गया और हवा का वेग हो गया। ठीक है ना। ये निरंतर बदली होता रहता है, जिसकी वजह से उपग्रहों को नुकसान होने की संभावना ज़्यादा होती है। लेकिन अगर इसको हम लोग अंतरिक्ष में स्थापित करेंगे तो जैसा कि मैंने पहले बता दिया कि अंतरिक्ष में कोई भी जलवायु है क्या? वहाँ पर नहीं है। तो जब वहाँ पर कोई जलवायु है ही नहीं, मतलब वहाँ पर हवा का वेग नहीं होगा, ना तो तापमान होगा, मतलब समझ रहा है मेरी बात? तो इन सभी की वजह से वो सुरक्षित वहाँ पर बचा रहेगा। इसलिए जो भी कृत्रिम उपग्रह होते हैं उनको हम लोग पृथ्वी के अंतर्भाग में स्थापित नहीं करते, उसको पृथ्वी के बाह्य भाग में मतलब अंतरिक्ष में स्थापित किया है, ताकि उसका किसी प्रकार से नुकसान ना हो। पृथ्वी के भूपृष्ठ पर स्थापित की गई दूरबीनों का वायुमंडल, तापमान, दाब, बादल युक्त वायुमंडल, शहरों के बल्ब के प्रकाश जैसी विविध कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यदि हम लोग किसी भी कृत्रिम उपग्रह को पृथ्वी के वायुमंडल में स्थापित करेंगे तो उसको अलग अलग चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। जैसे वायुमंडलीय तापमान, दाब, बादल युक्त वायुमंडल, शहरों के बल्बों के प्रकाश, इन सभी का सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उसका नुकसान होगा। इन कठिनाइयों से छुटकारा पाकर बिना किसी अड़चन के अधिक स्थिर और सुस्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दूरबीनों को पृथ्वी के बदले अवकाश मतलब अंतरिक्ष में स्थापित करना पड़ता है। कि दूरबीन को हम लोग को छाया चित्र प्राप्त करना पड़ता है कि जो पृथ्वी के ऊपर अलग अलग छाया चित्र, जैसे कहाँ पर प्राकृतिक आपदा आने वाली है, कहाँ पर बारिश ज़्यादा होने वाली, इस संबंधित अलग अलग जो दूरबीनें होती हैं वो पृथ्वी के समय समय पर क्या करती हैं? मानचित्र देती रहती हैं। तो जिसकी वजह से हम लोग अलग अलग जलवायु का अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है ना। जब उसको हम लोग अंतरिक्ष में स्थापित करेंगे तो उसको इस सभी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा और हमको ये सुस्पष्ट प्रतिबिंब तैयार करके दूरबीन देगा। आगे स्पेस मिशन क्यों किया जाता है? स्पेस मिशन जो कि आपको मालूम है कि हमें मनुष्य को जो है ना अज्ञात चीज़ों की जानकारी प्राप्त करना बहुत अच्छा लगता है। कि जो भी चीज़ें जैसे तारे टिमटिमाना, आकाश का रंग नीला और काला क्यों होता है, और सूर्य इतना बड़ा क्यों दिखाई देता है और अन्य तारे इतने छोटे क्यों दिखाई देते हैं, इन सभी के बारे में जिज्ञासा होती है। और उन जिज्ञासाओं का उत्तर प्राप्त करने के लिए मानव क्या करता है? अंतरिक्ष अभियान करता है। तो तंत्र ज्ञान और विशेषतः अंतरिक्ष तंत्र ज्ञान में हुई प्रगति के कारण 20वीं सदी के उत्तरार्ध में, 20वीं सदी के उत्तरार्ध में मतलब हम लोग बोल सकते हैं 1901 से लेकर 1999 उत्तरार्ध में अंतरिक्ष यानों की निर्मित की गई और अंतरिक्ष यात्रा का करना
प्रारंभ हुआ। तब से हजारों कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की चारों परिक्रमा करने के लिए विशिष्ट कक्षाओं में अंतरिक्ष में प्रस्तापित किए गए। तब से लेकर, जब से अंतरिक्ष अभियान शुरू किया गया है, तब से लेकर अभी तक अगर बात करें तो पृथ्वी के कक्षा के बाहर अंतरिक्ष में हजारों ऐसे कृत्रिम उपग्रह हैं जिनको अलग अलग कार्यों के लिए, अलग अलग उद्देश्य से वहाँ पर क्या किया गया है, प्रस्तापित किया गया है। ठीक है ना। इसके अतिरिक्त सौरमंडल में विविध घटकों का नज़दीक से अभ्यास करने के लिए कुछ विशिष्ट यंत्र सौरमंडल के विविध घटकों तक भेजकर अंतरिक्ष संशोधन अभियान जारी किया गया है। अवकाश या अंतरिक्ष अभियान दो प्रकार से हम लोग वर्गीकरण कर सकते हैं कि हम लोग अंतरिक्ष अभियान करते क्यों हैं। तो उसके मेन दो कारण हैं। पहला कारण है कि कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करके विविध प्रकार के अनुसंधान करना, अलग अलग जानकारी प्राप्त करना पृथ्वी के बारे में, कि पृथ्वी में कौन से भाग में खनिज ज़्यादा है, कौन से भाग में कोयले की खदान है, सोने की खदान है। ठीक है ना। इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, और पृथ्वी कौन से हिस्से में प्राकृतिक आपदा आने वाली है, भूकंप, ज्वालामुखी, बाढ़, इस सभी की चीज़ों में जानकारी प्राप्त करना। ठीक है ना। मौसम विभाग जानकारी प्राप्त करना। तो इनके लिए पहला उद्देश्य है कि अंतरिक्ष अभियान करना। दूसरा उद्देश्य क्या है कि जो सौरमंडल है, सौरमंडल में अलग अलग ग्रह हैं, उपग्रह हैं, तारे हैं, ठीक है, उल्का पिंड है, उन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करना। यह पता लगाना कि सिर्फ हमारे ही एक सौरमंडल है क्या, नहीं, इसके जैसे बहुत सारे और भी सौरमंडल हमारे पास उपलब्ध हैं। तो उन सभी की चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का काम भी अंतरिक्ष अभियान में किया जाता है। तो आपको ये दोनों पॉइंट समझा होगा। क्या आप जानते हैं अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में जाने वाला, ठीक है ना, अंतरिक्ष यान आपको उससे जाने वाला जो पहला मानव था वो रशिया का यूरी गगारियन था। क्या था? रशिया का यूरी गगारियन था। उसने 1961 में पृथ्वी परिक्रमा की, लेकिन वो वहाँ पर उतरा नहीं था। सबसे पहला और चांद पर कदम रखने वाले व्यक्ति का नाम था नील आर्मस्ट्रांग, जो अमेरिका के थे। भारत के राकेश शर्मा, इन्होंने 1984 में रसिया के अंतरिक्ष यान से पृथ्वी परिक्रमा की। सुनीता विलियम्स जो और कल्पना चावला भारतीय मूल की थी, जो अमेरिका में रहती थी। नासा इस संस्थान से अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष भ्रमण किया। कुछ अलग अलग अंतरिक्ष। अगला टॉपिक हमारे पास है अंतरिक्ष अभियान की आवश्यकता और महत्व। सबसे पहले समझते हैं स्टूडेंट्स कि अगर हम लोग देखा जाए तो हमारे जो भ्रमण ध्वनि है, ठीक है, उसमें सिग्नल कहाँ से आता है। तो उसमें सिग्नल जो होता है, जैसे यहाँ पर कोई लड़का अगर कॉल या फ़ोन करता है तो इसका जो सिग्नल रहेगा उसके नज़दीक जो टावर रहेगा ना उसमें जाएगा, और इस टावर से जो सिग्नल जाएगा वो जाएगा हमारे कृत्रिम उपग्रह को। फिर उस कृत्रिम उपग्रह से हमने जिसको फ़ोन लगाया या हम लोग जिससे संपर्क करना चाहते हैं उसके नज़दीक के टावर में जाएगा, और उस टावर से उस व्यक्ति के मोबाइल में नेटवर्क जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सूचनाओं का आदान प्रदान हो सकता है भ्रमण ध्वनि के माध्यम से। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो और समझते हैं कि भ्रमण ध्वनि में सिग्नल कहाँ से आता है। तो मैंने अभी बताया आपको कि आपके भ्रमण ध्वनि में जो सिग्नल है वो आता आपके नज़दीक के किसी टावर से। जो आपके क्षेत्र के आसपास जो भ्रमण ध्वनि को बहुत सारे टावर रहेंगे, मोबाइल के बहुत सारे टावर रहेंगे अलग अलग नेटवर्क के, जैसे आप लोग कंपनियाँ जानते हैं जियो, एयरटेल, वोडाफोन, इनके बहुत सारे अलग अलग टावर्स रहेंगे। उसमें सबसे नज़दीक में जो टावर रहेगा उसमें सबसे पहले आपको भ्रमण ध्वनि का सिग्नल आता है। कभी आप लोग देखते हो कि आपको मोबाइल में सिग्नल ज़्यादा होता है और कभी कभी सिग्नल नहीं होता है। ये कारण इसलिए होता है कि आपके आसपास वहाँ पर कहीं टावर नहीं होगा, जिसकी वजह से वहाँ सिग्नल नहीं आ पाता है। दूसरा क्वेश्चन, भ्रमण ध्वनि टावर में सिग्नल कहाँ से आता है स्टूडेंट्स? यहाँ पर क्या आएगा, सिग्नल कहाँ से आता है? जो भ्रमण ध्वनि है ना वो टावर, उसके अंदर सिग्नल कहाँ से आता है? तो उसके अंदर सिग्नल आएगा उपग्रह से। अंतरिक्ष के अंदर जो उपग्रह छोड़े गए ना, कृत्रिम उपग्रह, वहाँ से सिग्नल आएगा उस टावर में, और उस टावर से सिग्नल आएगा आपके भ्रमण ध्वनि में, आपके मोबाइल में। ठीक है, यहाँ तक समझा आप लोगों? चलिए अब आगे। अगला क्वेश्चन है, दूरदर्शन के कार्यक्रम आपके दूरदर्शन संच तक कैसे आते हैं? ठीक है ना। आप देखते हो टीवी में बहुत सारे कार्यक्रम आते हैं, वो कार्यक्रम आपके टीवी तक कैसे आता है? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए दूरदर्शन के कार्यक्रम दूरदर्शन केंद्र अथवा स्टूडियो से प्रसारित होते हैं। मतलब दूरदर्शन केंद्र होता है तो स्टूडियो होता है, वहाँ से प्रसारित किया जाता है। ये प्रसारण सर्वप्रथम उपग्रह की ओर जाते हैं। वो जो प्रसारण सबसे पहले कहाँ जाएगा? उपग्रह में जाएगा। फिर उस उपग्रह से केबल ऑपरेटर संग्राहक केंद्र में जाएगा। मतलब जो केबल ऑपरेटर रहता है ना, तो उसके संग्राहक केंद्र में जाएगा। फिर वो संग्राहक केंद्र से आपके घरों तक क्या होता है, एक वायर होता है, केबल वायर आता है। उस केबल वायर के माध्यम से आपके घरों तक पहुँचेगा। केंद्र में वहाँ से केबल के माध्यम से आपके टीवी तक
आता है। मतलब सबसे पहले स्टूडियो से जो भी जानकारी है उसका प्रसारण होगा कहाँ पर, उपग्रह में, और कृत्रिम उपग्रह से वो आएगा आपके केबल ऑपरेटर जहाँ रहेगा मशीन वहाँ पर आएगा। फिर वो केबल ऑपरेटर से अलग अलग केबल वायर आपके घरों तक जुड़ा होता है। फिर वहाँ पर आपको कार्यक्रम का प्रसारण हो जाएगा। केबल ऑपरेटर के विकल्प के रूप में अब छोटे आकार के संग्राहक आते हैं। आपने मालूम है कि पहले टाइम में क्या होता है, केबल का इस्तेमाल करते थे, लेकिन आज केबल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कम हो गया है और उसकी जगह हम लोग डिश एंटीना का इस्तेमाल करते हैं। किसका? एंटीना का। आप लोग मालूम होगा अलग अलग एंटीना, ठीक है ना, एयरटेल का होता है, तो अलग अलग एंटीना होते हैं, व्यक्तिगत स्तर पर ले सकते हैं, ठीक है ना, जिसके अंदर किसी केबल की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसके अंदर क्या होता है कि जो भी कार्यक्रम है वह सबसे पहले कहाँ से होगा, स्टूडियो से प्रसारित होगा, उपग्रह से, और उपग्रह से डायरेक्ट वह प्रसारण आपके वो जो डिश टीवी है ना, जो छतरी जैसा रहता है, उस पर आएगा और आपके टीवी में आ जाएगा। उसके लिए किसी केबल ऑपरेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिन्हें हम घर की छत पर बिठा सकते हैं। आपने देखा घर की छत पर एक छतरी जैसा लगा रहता है, वहाँ केबल के माध्यम से कार्यक्रम अपने टीवी सेट में आ जाते हैं। वहाँ से एक वायर जोड़कर आप लोग अपने टीवी में लगा लेते हो और उस तरह से आप किसी भी दूरदर्शन का प्रसारण आप लोग आसानी से देख सकते हो। अब आगे वर्तमान पत्रों में अपने देश के ऊपर मानसून बादलों की स्थिति दर्शाने वाले चित्र देखे होंगे, वह कैसे आते हैं? आपने देखा होगा मानसून बादल, कभी आपने देखा होगा, अलग जानकारी देखी होंगे कि न्यूज़ चैनल में या पेपर में आता है जानकारी कि आज बारिश इतनी होने वाली, इतनी नहीं होने वाली, तापमान इतना बढ़ेगा, तापमान इतना कम होगा, ठंडी इतनी रहेगी, ठंडी इतनी कम हो जाएगी। तो इन सभी चीज़ों पर हमने जानकारी प्राप्त किया होगा। तो इन सभी चीज़ की जानकारी कैसे मिलती है? इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको मौसम संबंधित जानकारी जो होती है वह अंतर्जाल से मिलती है। इंटरनेट के माध्यम से सतत छाया चित्र आपको मिलता रहता है। कृत्रिम उपग्रह का उपयोग करके, इंटरनेट का माध्यम का उपयोग करके सतत जो पृथ्वी के बाहर जो उपग्रह छोड़े गए हैं वो उपग्रह क्या करते हैं, उनका छायाचित्र आपको समय से समय आपको देते रहते हैं, जिसके हिसाब से आप लोग मानसून बादलों की स्थिति का आप लोग पता लगा सकते हो कि बारिश कब, कितनी, कहाँ, कैसे होगी। इन सभी चीज़ों की जानकारी आपको मिलती रहती है। अब कुछ उपग्रह तो रात में भी रेडियो सिग्नल का उपयोग करके संगणक द्वारा पृथ्वी के अवकाश के छायाचित्र उपलब्ध कराते हैं। रात के समय रेडियो किरण होती है और उन किरणों का इस्तेमाल करके वो जो कृत्रिम उपग्रह है वो आपको जानकारी उपलब्ध करवा देते हैं। इन छायाचित्रों पर स्थान के अनुसार देश की सीमा रेखा बाद में दर्शाई जाती है तथा ऐसी सीमा रेखा सहित निर्मित छायाचित्र समाचार पत्रों में दिखा दिए जाते हैं। अगला टॉपिक है अंतरिक्ष अभियान की आवश्यकता और महत्व। हम लोग अंतरिक्ष अभियान करते क्यों हैं, क्या आवश्यकता क्या है, और बाद में समझेंगे उसका महत्व। आप सभी को मालूम है अंतरिक्ष अभियानों द्वारा प्रक्षेपित किए गए कृत्रिम उपग्रहों के कारण आज विश्व एक वैश्विक बाजार बन गया। सभी को मालूम है अगर कृत्रिम उपग्रह नहीं होता तो आज हम लोग बहुत सारी चीज़ें जिनका उपयोग नहीं कर पाते। इंटरनेट, कृत्रिम उपग्रह की वजह से तो हम लोग पूरे विश्व की जानकारी कुछ सेकंड के अंदर प्राप्त कर लेते इंटरनेट के माध्यम का उपयोग करके, कि कौन से देश में क्या चल रहा है, कौन से देश में, अमेरिका में इलेक्शन चल रहा है, कहाँ पर क्या होगा, कहाँ पर प्राकृतिक आपदा, इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं अंतरिक्ष अभियान की तरक्की की वजह से। और विश्व एक गांव बन गया है, ठीक है ना, हम किसी भी जगह बैठकर विश्व के अलग अलग जगहों की जानकारी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। आज हम एक क्षण में दुनिया के किसी भी भाग में रहने वाले व्यक्ति से संपर्क स्थापित कर सकते हो। एक कुछ सेकंड के अंदर आप दुनिया में किसी भी जगह पर कोई व्यक्ति बैठा है तो उससे आप लोग संपर्क स्थापित कर सकते हो ब्रह्मण ध्वनि के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से। और ये प्रोवाइड कौन करवाता है? ये अंतरिक्ष अभियान की वजह से सफल हुआ है, कृत्रिम उपग्रहों के माध्यम से। घर बैठे दुनिया भर की घटनाओं की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इंटरनेट द्वारा कोई भी जानकारी एक क्षण में उपलब्ध हो सकती है। इंटरनेट का उपयोग करके आप किसी भी जानकारी को कुछ सेकंड के अंदर आप प्राप्त कर सकते हो। आने वाली प्राकृतिक आपदाओं की पूर्व सूचना प्राप्त करना, सतर्क रहना संभव हुआ है कि कहाँ पर कितनी प्राकृतिक आपदा आने वाली, उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, सतर्क रहेंगे और उसके बारे में तैयारी करके रखेंगे। युद्ध में शत्रु की सेना की स्थिति के बारे में प्राप्त करना, जैसे आप लोग देखते हो कि अलग अलग देशों के जो बॉर्डर्स होते हैं वहाँ पर अगर कोई उसके पड़ोसी देश आक्रमण कर देता है तो कैसे मालूम पड़ेगा? तो ये पता चलता है कृत्रिम उपग्रह के माध्यम से। कृत्रिम उपग्रह क्या करता है, समय पर वो जो बॉर्डर्स होते हैं उनके छायाचित्र लेता है, और जब छायाचित्र लेता है तो मालूम पड़ जाता है कि वहाँ पर कोई घुसपैठी घुसा है क्या नहीं घुसा है। अगर ऐसा कुछ मालूम पड़े तो देश क्या करता है, तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई करता है। जैसे आपने देखा होगा कि भारत में LAC और LOC, जो जम्मू और कश्मीर में दो हमारे बॉर्डर हैं, जो LAC है वो किससे अटैच है, चीन से। तो कुछ समय पहले आपने देखा 4-5 महीना पहले कि 2020 में मई के महीने में
कि उसमें चीन की घुसपैठी आके बैठ गए। तो ये कैसे मालूम पड़ा था? ये कृत्रिम उपग्रहों के द्वारा मालूम पड़ा था और बाद में उनके ऊपर कार्रवाई की गई भारत सरकार द्वारा। भूगर्भ खनिजों के भंडार कहाँ पर क्या है उनकी जानकारी प्राप्त होती है। और अंतरिक्ष अभियान ऐसे अनगिनत लाभ होते हैं। ये तो कुछ ही लाभ यहाँ पर बताए गए, ऐसे बहुत सारे लाभ हैं जो अंतरिक्ष अभियान का उपयोग करके हम लोग संभव किए हैं। अंतरिक्ष अभियान का उद्देश्य, क्यों किया जाता है अंतरिक्ष अभियान, क्या उद्देश्य? पहला उद्देश्य अंतरिक्ष में उपग्रह भेजना। और उपग्रह भेजने के बाद आपको मालूम है कि उपग्रह जब अंतरिक्ष में भेज दिया जाएगा तो किस लिए भेजा जाता है, ठीक है, उसके बारे में मैंने ऊपर बताया। दूसरा है पृथ्वी पर जीवनोपयोगी कार्यों के लिए उपयोग करना। जीवनोपयोगी जैसे इंटरनेट का उपयोग पृथ्वी पर मतलब जीने के लिए बहुत ज़्यादा अभिन्न अंग बन चुका है। आज बिना इंटरनेट के बहुत सारे काम जो होते हैं वो रुक जाएंगे। तो जीवनोपयोग के कार्यों के लिए उपग्रहों का इस्तेमाल करना। सौर मंडल तथा उसके आगे ब्रह्मांड की खोज करना। सौर मंडल के साथ साथ उसके आगे भी अगर कोई ब्रह्मांड है तो इनके बारे में खोज करना, ताकि हम लोग सौर मंडल का और उसके ब्रह्मांड के साथ हम लोग तुलनात्मक अध्ययन कर पाएँ और हम लोग अपने सौर मंडल के बारे में और ज़्यादा जानकारी इकट्ठा कर पाएँ। सौर मंडल के ग्रह उपग्रहों का अध्ययन करना। सौर मंडल जो ग्रह है उपग्रह है उनके बारे में अध्ययन करना कि किसका कौन से ग्रह उपग्रह पर कौन सी चीज़ें पाई जाती है। जैसे देखा जाए तो चंद्रयान सबसे पहले करने वाला देश कौन था? भारत था, जिसने सबसे पहले पता लगाया कि चंद्रमा पर पानी की उपस्थिति है, ठीक है ना, सबसे पहले पता लगाया था। तो यही है कि सौरमंडल का उपयोग करके आप लोग ग्रह और उपग्रहों का अध्ययन कर सकते हो। ये किसके द्वारा सफल होता है? अंतरिक्ष अभियान द्वारा सफल होता है। अब आज की वीडियो लेक्चर में बस करते हैं। उम्मीद आपको पूरी वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो लेक्चर में बात करेंगे कृत्रिम उपग्रह और साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे कि कृत्रिम उपग्रहों के प्रकार कैसे होते हैं, कृत्रिम उपग्रहों का जो परिभ्रमण कक्षा होती है उन कक्षाओं के बारे में बात करेंगे। तो यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना। यदि आप लोग ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाजू में जो बेल आइकॉन है इसको प्रेस करके ऑल कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले और मेरी सारी वीडियोज़ आप लोग देख पाओ। कमेंट करके मेरे पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए और कमेंट करके अपनी राय भी दे सकते हो, आपको वीडियो पसंद आ रही है कि नहीं पसंद आ रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।